जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर हो गए। और इतिहास की अगली कड़ी में आज हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ने वाले हैं। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद कौन कौन से राजवंश अस्तित्व में आए, जिन राजवंशों ने भारत के इतिहास को एक रोचक इतिहास बना दिया, जिसे व्यापार की दृष्टि से स्वर्ण युग भी मतलब बोला जाता है। चलो देखते हैं भाई, क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और जिस अशोक को हम महान शासकों में से एक मानते हैं, इंडिया के जो ग्रेटेस्ट लीडर रहे हैं, ग्रेटेस्ट एम्परर रहे हैं, उनमें से एक अशोक हैं। तो ऐसा क्या स्थिति बनी कि फिर मतलब जो मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे करके मतलब अपने पतन की ओर चल पड़ा। चल, आप लोगों को पता होगा कि अशोक ने युद्ध नीति को त्याग के धम्म नीति को अपना लिया था। मतलब ये था कि वो युद्ध नीति को छोड़ के या फिर एक तरीके से हथियारों को छोड़ के नैतिकता के रास्ते पे चल पड़े थे। और इसी क्रम में उन्होंने अपने बड़े बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, और अपने छोटे बेटे कुणाल को मतलब शासक बनाया था। ये चीजें आगे मतलब बढ़ती चली गई, और कंडीशन ऐसी हुई कि जो एक तरीके से जो अंतिम मौर्य शासक ब्रदरथ हैं, ब्रदरथ को जनता ने बहुत अजीब तरीके से मतलब लिया, या फिर ये बोलो कि अच्छे शासक के रूप में मतलब नहीं लिया। और इसी का फायदा उठाया उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और भरे जन समूह में ब्रदरथ की हत्या कर दी गई और एक नए वंश की नींव डाली, और उस वंश का नाम है शुंग वंश। चलो भाई, पहले इसको देख लेते हैं, ये जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को, उसके बाद हम मतलब बात करेंगे इस पे कि भाई कौन थे पुष्यमित्र शुंग और कैसे एक नया राजवंश मतलब बनता है भाई। ठीक है, और उस नए राजवंश की क्या स्थितियां रहीं। आप लोग सपोर्ट किया करो यार, पहले वाली वीडियो जरूर देखो आप लोग। मतलब मैंने मौर्य वंश और मगध का उत्कर्ष, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे संबंधित वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल। चलो, तो लिखा हुआ है शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक ब्रदरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने मतलब की। और ये शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग ब्रदरथ के मतलब अमात्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेनापति हैं। इन्होंने इनकी मतलब हत्या कर दी। इन्होंने राजधानी विदिशा को बनाया, और ये जो पुष्यमित्र शुंग हैं वो ब्राह्मण हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को भी पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग एक महाप्रतापी शासक हैं। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर मैं मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत बताऊं तो मैं बता सकता हूं कि ये जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने जो वैदिक काल की सारी परंपराएं थी उनको दोहराना मतलब शुरू किया, संस्कृत को बढ़ावा दिया, यज्ञ हवन करवाना शुरू किया। तो ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का जो श्रेय है, फिर से जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने बिल्कुल एक तरीके से हिंदू धर्म को फिनिश ही कर दिया था, सारे के सारे राजा थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मतलब कन्वर्ट होते चले जा रहे थे। उस कंडीशन में मतलब पुष्यमित्र शुंग था जिसने मतलब फिर से हिंदू धर्म को एक नई गति दी। तो इसने इंडो ग्रीक शासक है मेनांडर, इसको पराजित किया था। महर्षि पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया इन्होंने। और ये बोला जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि ये बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को चोट पहुंचाई, इन्होंने न जाने कितने स्तूपों को तोड़वाया और बौद्ध धर्म को धराशायी किया। लेकिन वहीं पे इस चीज से पता चलता है कि भरूच स्तूप जो सतना में है उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। तो अगर ये मतलब तोड़ते तो बनवाते क्यों? ठीक है, तो भरूच स्तूप सतना का है, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जरूर याद रख लेना। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई, जरूर याद रखना भाई। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की जो रचना है मतलब लिखी कब गई है, तो इन्हीं के मतलब समय पे हुई है। ठीक है, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र थे। इनके शासन काल में तक्षशिला के यवन राजा एंटिलिया किट्स का राजदूत हेलियोडोरस, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेलियोडोरस, इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना है ये विदिशा में मतलब हुई। और ये जो हेलियोडोरस है ये मतलब वैष्णव धर्म से प्रभावित था। और इन्होंने जो गरुड़ स्तंभ का मतलब जो निर्माण करवाया, जरूर पेपर में आता है कई बार भाई। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, और इस वंश के जो अंतिम शासक हैं शुंग वंश के, वो देवभूति हैं। इनकी हत्या वासुदेव कण्व ने मतलब कर दी थी। चलो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे ब्रदरथ, वो भी अच्छे शासक नहीं सिद्ध हो रहे थे, इस वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया। वैसे ही शुंग वंश प्रारंभ में बहुत अच्छे स्तर से मतलब शासन कर रहा था। आगे चल के इसका जो अंतिम शासक है जो देवभूति, देवभूति की जो स्थिति थी, ये एक तरीके से अकर्मण्य शासक
हो गए थे और इन्हें मतलब महिलाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और इसी का फायदा उठाया किसने, वासुदेव कण्व ने। और जो वासुदेव कण्व कौन थे, इनके मतलब एक तरीके से अमात्य थे। और वासुदेव कण्व ने एक दासी को इनकी रानी के रूप में मतलब उसकी वेशभूषा में भेजा और उसने जाके मतलब देवभूति की हत्या कर दी। तो जो वासुदेव कण्व हैं वो अगले शासक मतलब बनते हैं और इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की और उस राजवंश का नाम क्या है, कण्व राजवंश। ठीक है भाई, अच्छे से याद रख लेना। जैसा मैंने बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक भृगरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या करके या करवा के एक नए राजवंश की स्थापना की। वो कौन सा है, कण्व वंश। वासुदेव कण्व वंश मतलब ज्यादा नहीं चला, लगभग 45 साल के आसपास इसका टोटल शासनकाल रहा और ये इसमें मतलब 3-4 शासक रहे, जैसे नारायण है एक, है ना, वासुदेव कण्व में। लास्ट जो शासक हैं वो कौन से हैं, सुशर्मा कण्व। इनके सेनापति सिमुक ने इसकी हत्या कर दी। और ये सिमुक कौन है, ये सातवाहन राजवंश के संस्थापक हैं। इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वैसे सातवाहन जो राजवंश है वो पहले से भी मतलब दक्षिण भारत में इसका उदय हो चुका था और इसके जो फाउंडर थे वो फाउंडर सातवाहन ही थे, उनका नाम ही सातवाहन था। तो सातवाहन खुद इसके फाउंडर थे, लेकिन सिमुक है ना, सिमुक ने सुशर्मा कण्व की हत्या की और सिमुक फिर इस वंश के वास्तविक संस्थापक मतलब बन गए। तो अगर कोई प्रश्न मतलब पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे और उसमें अगर सातवाहन का ऑप्शन आता है तो आप ऑप्शन में क्या लगाओगे, सातवाहन लगाओगे। लेकिन अगर सातवाहन नहीं आता है और सिमुक ऑप्शन में होता है तो फिर आंसर सिमुक लगा दोगे, क्योंकि इसके वास्तविक संस्थापक यही हैं। सातवाहन वंश पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भत्त एवं आंध्र जातीय कहा गया है। मतलब ये जो आंध्र वाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र जाति वंश, आंध्र भत्त वंश, ये सारे के सारे नाम हैं वो किसके हैं, सातवाहन के हैं। ठीक है, ये इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। इसे पश्चिम के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। चलो ठीक है भाई, देखो इधर अश्वमेध यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया इसने। और इसके जो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, एक हाल थे और एक का नाम गुडाढ्य था। मतलब ये किसके, गौतमीपुत्र सातकर्णी के साहित्यकार थे हाल और गुडाढ्य। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की है और गुडाढ्य ने बृहद कथा कोश की रचना की है। जरूर याद रख लेना भाई। ठीक है, चांदी, तावे, सीसा और पोटिन के सिक्कों का प्रचलन मतलब करवाया था इन्होंने भाई। एक अच्छे से याद रख लेना चीजों को। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का जो शुभारंभ है वो सातवाहनों ने ही किया। ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने की जो प्रथा है उसकी जो शुरुआत हुई है वो सातवाहन काल से ही हुई है। ठीक है, और इसके जो अंतिम शासक हैं वो हैं यज्ञश्री सातकर्णी। चलो ठीक है, थोड़ा वापस चलते हैं। ये जो सातवाहन वंश दिखाई पड़ रहा है, इस सातवाहन वंश के संस्थापक तो हैं कौन, सातवाहन। लेकिन जो सिमुक हैं किसके बेटे हैं, सातवाहन के। सातवाहन के बेटे सिमुक हैं, उन्होंने हत्या कर दी किसकी, सुशर्मा की। और फिर सातवाहन वंश अपने उत्कर्ष की राह पे चल दिया। इस वजह से सिमुक को इस वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। लेकिन आगे मतलब मामला यह है कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना जा रहा है, तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलो भाई देखो, ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी जब छोटा सा था तभी मतलब सिमुक की मतलब मृत्यु हो गई थी। तो सिमुक के भाई थे काना, उन्होंने इस राजवंश को मतलब चलाया, अच्छे से मतलब चलाया। लेकिन जब इनकी एज हो गई, जब ये वयस्क हो गए, तो इन्हें काना ने मतलब गद्दी सौंप दी। और फिर जब ये सातकर्णी शासक बनते हैं तो ये जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के कुछ छोटे छोटे एलायंस थे, मतलब इनके सहयोगी राजा हुआ करते थे। उन सहयोगी राजाओं को एक बार क्या हुआ, कलिंगराज खारवेल मतलब बंदी बना के ले गया। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, जो सातकर्णी है, इस सातकर्णी ने उस कलिंगराज खारवेल को ना सिर्फ पराजित किया बल्कि उन सभी सहयोगियों को सही सलामत मतलब वापस लेके आया। तो ऐसा हुआ कि सातवाहन वंश में फिर अगले जितने भी शासक आए वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को अपना आदर्श मानने लगे और गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम अपने नाम के पीछे मतलब लिखने लग गए। और ये जो मतलब लिखा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इसका मतलब मामला क्या है, जो सातकर्णी है ना, इनकी जो वाइफ थी इनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनका नाम नागनिका था। इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 15 साल तक मतलब शासन चलाया, बहुत अच्छे से शासन चलाया। कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि ये वही सातवाहन वंश है जो बाहुबली मूवी है, वो ये वही है।
और वो जो मतलब दिखाई पड़ते हैं, क्या नाम है उसमें, मतलब जो एक मेरा वचनी शासन है, क्या नाम है उनका, आप लोग मतलब बताना क्या नाम था उसमें। अरे जो मतलब एक लेडी थी, है ना, बोलते हैं वो वही थी शायद, नागनिका करके, ऐसे जो भी है, चलो जो भी है छोड़ो, देख लेना आप। और इस वंश को मात्र सत्तात्मक मतलब वंश भी मतलब बोला जाता है। पितृसत्तात्मक वंश सारे के सारे, या पितृसत्तात्मक तो मतलब समाज रहे ही हैं, चाहे वैदिक काल की मतलब बात करें, या फिर ये जो सारे के सारे इससे पहले मौर्य वंश की बात करें, या फिर मगध में सारे जितने भी साम्राज्य रहे, सब मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी रहे। जो मैट्रिनेलियल सोसाइटी है वो मतलब यही दिखाई पड़ती है। मात्र सत्तात्मक जो समाज है वो सातवां वंश में मतलब दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने की जो प्रथा है उसका शुभारंभ किसके समय पे हुआ, इसके समय पे। ठीक, चलो अगला जो वंश है वो है कलिंग राज खारवेल। इसे चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। इसको ज्यादा मतलब तवज्जो देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आ जाते हैं, जैसे इस वंश का संस्थापक कौन था। जो महामेघवाहन है इस वंश का संस्थापक है। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, कलिंग राज खारवेल ही थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, ये जरूर याद रख लेना भाई। खारवेल के इतिहास की जो जानकारी है वो उदयगिरी के हाथी गुफाभिलेख से मिलती है। खारवेल के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो कहां से मिलती है, उदयगिरी के हाथी गुफाभिलेख से मतलब मिलेगी भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि उदयगिरी हाथी गुफाभिलेख है वो कौन से राज्य में है वर्तमान में। जो उदयगिरी का हाथी गुफाभिलेख है वो वर्तमान में कौन से राज्य में है। आप लोग भी अगर कनेक्ट रहते हो ना तो मतलब चीजें ऐसी रहती हैं कि देखो बच्चे कम से कम चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, उनका मतलब एक एक चीज पे नजर है। ठीक है, खारवेल को इतिहास में विजेता शासक के रूप में मतलब देखा जाता है, तो भाई जरूर याद रख लेना इन चीजों को। मैंने बताया शुंग वंश बताया, कर्ण वंश बताया, सातवाहन बताया, और उसके बाद कौन सा, कलिंगराज खारवेल। अगला देखते हैं भारत में हिंदू यवन राज्य या हिंद इंडो ग्रीक शासक। जो इंडो ग्रीक शासक है उनका क्या इतिहास है। ये 190 बीसी में भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने। किसने किया था, डेमेट्रियस ने किया था। ये इंडो ग्रीक शासक है। डेमेट्रियस के वंशज बाद में हिंद यवन या हिंद यूनानी अथवा बैक्ट्रियन यूनानी कहलाए। ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत में यूनानी और खरोष्टी लिपियों में उत्कीर्ण सिक्के चलाए थे। मतलब भारत में सबसे पहले जो सिक्के चलाने का जो मतलब खासकर सोने के सिक्के चलाने का जो मतलब श्रेय जाता है वो नहीं जाता है इंडो ग्रीक शासक को। ठीक है भाई, जरूर याद रख लेना। ये मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मतलब जो इंडो ग्रीक शासक हैं वो भी कौन से धर्म में मतलब चले गए थे, बौद्ध धर्म में चले गए थे। और मेनांडर नागसेन की जो वार्ता है उसका उल्लेख कौन सी कृति में मिलता है, वो लोग आप लोग मतलब जरूर बताना। ठीक है, और नागसेन को किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक, मिलिंद पनो नामक पुस्तक में मेनांडर और नागसेन के वार्ता का उल्लेख है। ये इसमें मतलब पॉइंट ही लिख दिया, तो आप आंसर क्या ही करोगे। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, इंडो ग्रीक शासक ने चलाए थे भाई। चलो देखो, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें कि जो इंडो ग्रीक शासक हैं, शक हैं, ये इधर ये पार्थियन हैं, ये कुषाण हैं और हूण हैं। इसमें मतलब शायद उसको नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे बता दूंगा। तो ये जो मतलब जनजातियां हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, ये कहाँ से आई थी, इनका मतलब मामला क्या है, मैं भी थोड़ी देर में मतलब समझाऊंगा। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा हिंद यवन जो राज्य है उसका मतलब क्या है। तो इसमें से क्या क्या प्रश्न तुम्हारे लिए मतलब बन सकते हैं। तो एक तो सिंपल सा, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन है, डेमेट्रियस। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रश्न आ सकता है, मेनांडर और नागसेन, इनकी वार्ता वाला मतलब मामला है। तो मिलिंद पनो आप लोग आंसर लगा देना। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए, तो ये सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासक ने। ये जरूर मतलब आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, इनको अन्य किस किस नाम से जानते हैं ये भी मतलब, ठीक है, इंडो ग्रीक या हिंदी यूनानी या फिर बैक्ट्रियन शासक के नाम से जानते हैं। शकों का राज्य भाई, शक मूलतः मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति है। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। शकों ने भारत में छत्रप या महाछत्रप की उपाधि धारण की थी। सर्वाधिक प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम थे। मौर्यकालीन काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था इसने। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख है और सबसे पहला भी है। ठीक है, उज्जैन के शासक हैं एक, उन्होंने 58 बीसी या 57 बीसी में शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये जो हिंदू संवत है वो इसी समय पे मतलब चलाया था इन्होंने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो अलग हैं, वो कौन है, वो विक्रमादित्य गुप्त वंश के हैं, है ना। और ये कौन है, ये उज्जैन के शासक हैं विक्रमादित्य, जिन्होंने मतलब कौन सा चलाया था, जो हिंदू संवत है, विक्रम संवत जिसे बोलते हैं वो यही है। ठीक है,
उसी समय एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, यही। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों की सत्ता समाप्त कर दी थी। ये गुप्त शासक है, ये गुप्त शासक है। चलो भाई देखते हैं ये शक कौन है। ये शक हैं और कुषाण हैं, हूण हैं, ये सारे के सारे लोग हैं। ये मध्य एशिया में एक छोटे छोटे कबीलों में रहने वाली जनजातियां थी। ठीक है, और मध्य एशिया जब जब मैं मतलब बोलता हूं तब तब ये होता होगा कि सर मध्य एशिया से ये भी आए, मध्य एशिया से ये भी आए, मध्य एशिया से ये भी आए, और यहीं क्यों आ रहे थे, ये क्या मतलब मामला है इनका। तो अभी के लिए तुम समझो कि जैसे मैं तुमसे बोलूं कि जो भारत है, भारत के उधर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अगर तुम इधर देखोगे ना तो हिमालय वाला एरिया है, जिससे मतलब चीन है वो मतलब भारत और चीन के बीच में बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, और हिमालय को पार कर पाना इतना मतलब आसान तो नहीं होता है। और उधर जो चीन के जो शासक थे, उन शासकों ने क्या कर रखा था, एक बाउंड्री, आपने सुना होगा कि सबसे लंबी दीवार है वो चीन की दीवार है। तो एक तो इधर हिमालय से तो ये वाली कंडीशन हो गई, और उधर से चीन ने मतलब बाउंड्री कर ली। तो जो भी मध्य एशिया, जैसे अभी मैं तुमसे मतलब बोलूं जैसे मंगोलिया वाला एरिया हो गया, या फिर मतलब तुमसे बोलूं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा का सारा पूरा ये बहुत बड़ा मैदानी एरिया है। और यहाँ पे छोटे छोटे मतलब कबीलों में जो रहने वाली ट्राइब्स हैं, उनको अगर कहीं आक्रमण करना होता तो वो या तो चीन की साइड जाते, जो कि मतलब बाधित हो गया रास्ता, तो अब वो कहाँ जाएंगे, तो वो अटैक करने के लिए या तो वो यूरोप की साइड मतलब जा सकते थे, या फिर वो इंडिया की साइड आ सकते थे। तो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट जो होता था वो इंडिया होता था, और सॉफ्ट टारगेट होता था वो। और उससे भी ज्यादा मामला ये था कि यहाँ पे जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। जैसा मैं तुम्हें मतलब बता दूं कि जब सातवाहन राजवंश था, तो सातवाहन राजवंश के समय पे यहाँ से जिन चीजों का निर्यात हम लोग करते थे, वो रोम साम्राज्य का सारा मतलब हीरा जवाहरात, डायमंड सब चीजें मतलब इंडिया के लिए खींच के लेके आ गया था। और रोमन साम्राज्य को सिल्क पे प्रतिबंध तक लगाना पड़ गया था कि भाई आयात पे प्रतिबंध लगाओ इसकी, समझ रहे हो। तो हमारे लिए व्यापारिक मतलब मुनाफा होता था। तो इन लोगों को भी ये लालसा होती थी कि अगर हम इंडिया में जाके मतलब अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं तो हमारा जो व्यापारिक मुनाफा है वो बहुत ज्यादा मतलब होगा। इस वजह से वो इंडिया की साइड मतलब दौड़ते आते थे। तो इसी क्रम में शक मतलब भारत में आए थे मध्य एशिया से, इन्होंने मतलब आके फिर जो शक हैं, शकों ने मतलब धीमे धीमे, ऐसा नहीं होता कि पूरे भारत में मतलब राज्य स्थापित कर लेना, ये लोग मतलब पहले पाकिस्तान वाले एरिया में मतलब प्रवेश किया, फिर धीमे धीमे आगे के लिए मतलब ये बढ़े, और एक ये बोल सकते हैं हम उत्तर वाले एरिया में इनका मतलब एक क्षेत्र बन के रह गया, ऐसा नहीं पूरे भारत में अटैक कर दिया होगा। चलो ये है पार्थियन, ये भी इन्हीं के जैसे, ये सीथियन है और ये पार्थियन, ये वही वाली जो है मूल रूप से ईरान के निवासी हैं। मैंने बोला ना ये पूरा का पूरा एरिया है वही। और ये जो संस्थापक हैं इसके, ये लिखा हुआ है मिथ्राडेट्स। हाँ, कोई अगर पूछ ले कि शक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस शक वंश के संस्थापक थे माओस चुआ। ठीक है, उसको कभी कभी मतलब मूसा करके भी ऐसे करके मतलब लिखा होता है, लेकिन माओस करके मतलब नाम था। ठीक है, कोई पूछे शक वंश के संस्थापक कौन थे तो बता देना आप लोग। ठीक है, ये इस वंश के संस्थापक कौन है, मिथ्राडेट्स करके एक व्यक्ति हैं जो इस वंश के संस्थापक हैं। इसका सबसे शक्तिशाली शासक है वो गोंदोफर्नेस है, और इसके दरबार में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था, जो बाद में मतलब केरल की साइड चला गया, और फिर इसने वहां पे जाके मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये जो मतलब खुद गोंदोफर्नेस है, ये बौद्ध धर्म का मतावलंबी है। कुषाण ने इनकी शक्ति को खत्म कर दिया था। जो पार्थियन है इनकी शक्ति को किसने मतलब खत्म कर दिया था, कुषाण वंश के शासकों ने। भाई अच्छे से याद रख लेना, मैंने पढ़ाया तुम्हें सुंग वंश पढ़ाया, कण्व पढ़ाया, सातवाहन पढ़ाया, कलिंग, फिर उसके बाद इंडो ग्रीक शक। देखो ये राजवंश ऐसे हैं जिनसे थोड़ा सा क्या है, लोगों का जुड़ाव उड़ाव नहीं है, और जब इनसे प्रश्न आते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। इस वजह से क्या करना है, ये जो ऐसी चीजें होती हैं ना कि जो सब जिस चीज को गलत कर रहे हैं, और उस चीज में से अगर तुम एक प्रश्न भी बना के ले गए तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं दूसरों लोगों से। तो अच्छे से एक बार वीडियो देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन प्रश्न नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। ठीक है, मैंने शकों का तुम्हें मतलब बताया, ठीक है, उधर सातवाहनों का मतलब अच्छे से बताया। इधर अब ये पार्थियन हो गए, नेक्स्ट है वो कुषाण वंश है। भाई देखो अच्छे से, ये जो कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो है कुजुल कर्फिसिस। कौन, कुजुल कर्फिसिस इस वंश के संस्थापक हैं। और कुजुल कर्फिसिस का जो मतलब पोता है बिम कर्फिसिस, उसके समय पे मतलब कुषाण वंश ने भारत में प्रचार मतलब अपना प्रसार किया, अपने पैर मतलब फैलाए। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो आप लोगों को सबको पता होगा, वो कनिष्क है। और कनिष्क ने अपनी जो राजधानी है वो पेशावर, जो एक तरीके से मैं पुरुषपुर मतलब उस समय पे मतलब बोला जाता था पेशावर को, पाकिस्तान वाला एरिया है, और दूसरी जो अपनी राजधानी बनाई वो मथुरा को बनाया। इसने अपने पैर मतलब ज्यादा मतलब पसार लिए थे।
और कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में, तो इन्होंने उस समय पे एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जानते हैं। और ये जो शक संवत है, देखो शक और ये शक और ये कनिष्क, अगर कोई पूछे कि मतलब ये जो शक संवत है वो किस वंश के शासक ने चलाया है, तो वो कुषाण वंश के शासक ने चलाया है, ना कि शक वंश के शासक ने। ठीक है, दूसरी बात, जो कुषाण वंश के जो शासक हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है, शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए किसने, इंडो ग्रीक शासक ने, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो कुषाण वंश के शासकों को जाता है। यहीं पे याद रख लेना, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो गुप्त शासकों को जाता है। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक गुप्त। ठीक, आगे देखो, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, और बौद्ध धर्म की चौथी जो संगति है वो इसी के समय पे हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि जो पहली सदी में जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, है ना, आप लोगों को मतलब पता हुआ। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में मतलब बट गया बेसिकली, या दो उसके धड़े हो गए थे, हीनयानी और महायानी। हीनयानी लोगों का मतलब मानना था कि गौतम बुद्ध एक तरीके से महामानव थे, गौतम बुद्ध मतलब खुद इंसान थे, और वो खुद को मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ाने का जो मामला है वो है मतलब स्वयं को संभालो, ये हीनयानी है। और महायानी बोलते हैं कि नहीं, हमें खुद तो संभलना ही है, लेकिन खुद के साथ साथ अपनों को या बाकी लोगों को भी संभालना है, वो महायानी है। मतलब वो अपने आप को बोल रहे हैं कि देखो ये महायानी मतलब ग्रेटेस्ट, समझ रहे हो, और जो हीनयानी है लेजर, मतलब इनको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि सिर्फ अपना देखना है, हीनयानी है। ठीक है, तो ये हीनयानी शब्द हीनयानियों ने तो दिया नहीं होगा, ये महायानियों ने मतलब बोला कि देखो ये तो सिर्फ अपना देख रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब स्वयं को मतलब संभालो, स्वयं मोक्ष प्राप्त करो, दुनिया से मतलब नहीं है। और जो महायानी लोग हैं वो मतलब बोलते हैं बोधिसत्व की प्राप्ति करनी है, मतलब खुद को पवित्र करना है, खुद को उस काबिल बनाना है कि हम दूसरों को भी पवित्र करवा सकें, इस वजह से उनको महायानी मतलब बोल रहे हैं। तो हीनयान और महायान शाखा है वो किसके समय पे मतलब बंटवारा हुआ, कनिष्क के समय पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताना भाई कि चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, भाई बहुत अच्छे से बताना है आप लोगों को, आंसर जरूर किया करो यार कमेंट बॉक्स में, इंतजार करता हूं मैं। अगर रिप्लाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं मैं देखता नहीं, मैं देखता हूं तुम्हारे कमेंट बॉक्स में क्या आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखो, कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। इसका जो राजकवि था वो अश्वघोष था, इसका नाम जरूर सुना होगा भाई, चरक। बहुत कनिष्क, देखो कोई भी मतलब व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो रहा है तो उसके पीछे मतलब देखो कि कितने लोगों का योगदान होता है, तो चरक के साथ में जो लोग थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, राजकवि था अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्धों की रामायण मतलब बोला जाता है, उसकी रचना की थी। वसुमित्र ने महाभास सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धम्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धम्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, महाविभास को, महाविभास को। और महाविभास की रचना किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। चलो, कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, पारस, महाचय, वसुमित्र और संरक्ष आदि रहते थे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब व्यक्तित्व है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, ये भी इन्हीं के समय पे मतलब रहने वाले मतलब व्यक्ति हैं। माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का जो जिक्र मिलता है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का संबंध किससे है, तो ये कुषाण शासक कनिष्क से है। ठीक है, बुद्ध की खड़ी मूर्ति का विकास मतलब इन्हीं के समय पर हुआ। और या मैं तुमसे ये बोल सकता हूँ कि ये जो कनिष्क हैं, ये कनिष्क खुद मतलब बौद्ध धर्म की महायानी शाखा से संबंध रखते थे, और ये भी गौतम बुद्ध को मतलब भगवान की तरह देखना और इनके लिए मूर्ति बनाना, ये सब चीजें मतलब इनके समय पे हुआ। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के समय पे हुआ था। कनिष्कपुर और सिरमुख नगरों की स्थापना करवाई इन्होंने। भारतीय इतिहास में अनेक इतिहासकारों ने कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी है। और इस वंश के जो अंतिम शासक है वो वासुदेव है। इस वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन है, वासुदेव। अब मैं तुम्हें और थोड़ा सा बात करता हूँ, कनिष्क इतना इंपॉर्टेंट शासक क्यों है, कनिष्क को मतलब द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जा रही है। कनिष्क ने ऐसा क्या किया था, कनिष्क ने सबसे पहले तो अपने जो पूर्वजों से जितना इसको क्षेत्र मिला उसकी ना सिर्फ रक्षा की बल्कि उसमें मतलब वृद्धि की। और उस क्षेत्र विस्तार में कनिष्क ने इतना मतलब क्षेत्र विस्तार किया कि जो अफगानिस्तान तक का एरिया, पाकिस्तान तक का एरिया, इधर ये यूपी मतलब ये मथुरा में अगर राजधानी मतलब बना रहा है तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था। और कनिष्क ने
चीन में अपने पैर पसारने चाहे और कनिष्क ने मतलब चीन पे अटैक किया, लेकिन उससे पहले की मतलब बात सुन लो। कनिष्क ने चीन के शासक के लिए एक चिट्ठी भेजी और वो उनकी लड़की से मतलब शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। वो भी बिल्कुल बिंबिसार की तरह चाह रहे थे कि रिश्ते से भी मतलब चीजें अच्छी चल सकती हैं, लेकिन वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया चीनी शासक ने और अटैक कर दिया मतलब कनिष्क के ऊपर। युद्ध हुआ, कनिष्क उसमें पराजित हो जाता है। कनिष्क पराजित हो जाता है, लेकिन कनिष्क तो कनिष्क है, कनिष्क ने हार नहीं मानी। जिससे पराजित हुआ उसके बेटे को बाद में जाके पराजित कर दिया। तो कनिष्क की मानता के लिए मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि चीन पे भी साम्राज्य स्थापित करना मतलब एक तरीके से जीत हासिल करना, मतलब साम्राज्य स्थापित करने जैसा ही है। हालांकि उन्होंने कभी मतलब चीन पे शासन नहीं किया, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये है कुषाण वंश के शासक कौन, कनिष्क। अगला जो वंश है वो हूण वंश है। हूण वंश के शासकों की अगर हम मतलब बात करें तो हूण वंश के शासकों में बहुत ज्यादा तो मतलब ऐसा मामला नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने हूण वंश के शासक मेहर कुल का नाम जरूर सुना